नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 11 सामाजिक और संस्कृतिकरण हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थर्ड पार्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे संस्कृति परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्कृति दोनों शब्दों का प्रयोग एक रूप में किया जाता है बच्चों। अभी आपने क्या जाना, संस्कृति क्या है? एक कला है, एक कल्चर है, एक व्यवहार है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है उसे इसमें हम पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? देखिए, समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्रम जो चलता रहता है, यानी जो प्रक्रिया है ये क्या है? परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति के प्रतिमानों में बदलाव की प्रविधि को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। प्रविधि मतलब क्या होता है? यानी जो संस्कृति है उसके अंदर जो बातें कही गई हैं, जो उसके अंदर कला है, उसका जो व्यवहार है, उसके अंदर जो नेचर है, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर जब बदलाव होता है, इनके अंदर जब ये तरीका बदल जाता है, उस बदलने के तरीके के नाम को ही क्या कहते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कहते हैं, परिवर्तन को प्रेरित करने वाले तत्व आंतरिक और बाह्य हो सकते हैं। यानी वो कहते हैं जो परिवर्तन जो करते हैं, वो जो प्रेरणा देते हैं या प्रेरित करने वाले तत्व होते हैं, वो आंतरिक हो सकते हैं, यानी अंदर वाले भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। आंतरिक कारणों में कृषि या खेती करने की नई पद्धतियां कहते हैं कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, जिससे कृषक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। कहते हैं बच्चों कि जो जैसे आंतरिकरण की बात करें, आंतरिक कारणों में बात देखें तो उसमें सबसे पहले किस बात को दे रहे हैं? इसमें कृषि को, ये खेती करने की नई पद्धति हो सकती हैं। इसके बाद कहते हैं बाह्य में क्या आता है? देखिए, बाह्य कारणों में आता है हस्तक्षेप की प्रवृत्तियाँ, यानी जिसके अंदर हम क्या कहते हैं? हस्तक्षेप करते हैं, मतलब एक दूसरे के कार्यों को रोक टोक करते हैं। जिसमें प्रवृत्तियाँ नीतियों के रूप में हो सकते हैं, जो कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण तथा व्यवहार में गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। कहते हैं कृषक के समाज के अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन जो है उसके आचरण में और उसके व्यवहार में क्या हो सकते हैं? गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। यानी जो खेती करने वाले लोग हैं, जो खेती करने वाले जो कृषक हैं और जो खेती कराते हैं, उन लोगों के जीवन में, उनके आचरण में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कहते हैं प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन तथा अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क अथवा अनुकूल की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन संभव है। कहते हैं जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या किसी के साथ रहते हैं, उसकी संस्कृति को जानते हैं, उसके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारा काम जब हम उसके अनुसार करने लग जाते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा भी हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन संभव हो सकता है। प्रकृति वातावरण के अंदर पारिस्थितिकी में परिवर्तन से लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। आपने देखा होगा, पारिस्थितिक परिवर्तन जब होता है, यानी प्रकृति के अंदर जैसे जैसे परिवर्तन होता है आप सबको देखने को मिलता है। कभी एकदम धूप होगी तो एकदम छाया होगी, एकदम बरसात हो जाएगी, एकदम सर्दी होगी, एकदम गर्मी होगी। इस तरीके के परिवर्तन जब आप देखने को मिलते हैं तो व्यक्ति की जीवन शैली भी बदल जाती है, और जीवन शैली जैसा जीवन जीने का जो उसका तरीका होता है वो क्या होता है बच्चों? उसका बदल जाता है। आप देखते हो कभी गर्मियों में गर्मी जैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में सर्दी जैसे कपड़े पहनते हैं, यानी उसकी जीवन शैली में परिवर्तन होता रहता है। साथ में कहते हैं वनों में रहने वाले समुदायों को वन में प्रवेश तथा वनोपज के संग्रह से रोके जाने पर उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बन जाती है। जो वनों में रहने वाले समुदाय होते हैं, जो वनों में रहते हैं, जैसे जनजाति लोग रहते हैं वनों के अंदर, उनके जीवन में क्या है? उसके परिवर्तन के अनुकूल ही उनकी क्या हो जाता है? प्रभाव बनता है, उनके अंदर जीवन परिवर्तन हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत तथा मध्य भारत में जनजातीय समुदायों को जंगली संसाधनों में कमी की प्रक्रिया ने अत्यधिक प्रभावित किया है। अभी मैंने क्या कहा? जनजाति लोग जो होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके जीवन में इन सभी संसाधनों का क्या है? अभाव रहता है, या प्रभावित करते हैं, या इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया है। इनकी कमी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण हो सकता है वनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना हो जो व्यक्ति की जीवन की जरूरत की चीज़ें हों, और उनके कारण वो अभाव में रहता हो। फिर कहते हैं विकास की प्रक्रिया के साथ, जैसे विकास प्रक्रिया शुरू हुई, विकास का कार्य शुरू हुआ बच्चों, तो क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। विकास की प्रक्रिया के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। आपने देखो बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे जैसे विकास हुआ वैसी वैसी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब होता है चमत्कारी, जो हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा,
जबकि किसी संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आता है तो उसके मूल्य अर्थकारी व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिलता है, यानी उसकी पहचान होती है, उसका और ज़्यादा प्रभाव बनाने वाला या उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं किंतु शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोजों अथवा परिस्थिति के रूपांतर से ही संभव हुआ है। किन किन कारणों से ये क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले बच्चों? ये राजनीतिक कारण से भी देखने को मिला, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसके बाद तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, अनेक पारिस्थितिकी जो वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण भी ये संभव हो सका है। इससे बाद अगले पेज पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति 1789 में आपने सुना होगा बच्चों, 10वीं क्लास में भी पढ़ाया था आपको। फ्रांसीसी के समाज में सामाजिक श्रेणी क्रम था, स्टेट व्यवस्था को विनष्ट कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था, राजतंत्र को समाप्त कर दिया तथा अपने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्य को जागृत किया, यानी नागरिक के अंदर एक समानता का भाव लेकर आए, एक स्वतंत्र आज़ादी के रूप में देखा गया, भाईचारे का मूल्य देखा गया। इस तरीके के अंदर ऐसे व्यवहार उनके अंदर क्या कर दिए गए, जागृत कर दिए गए। जबकि कोई अलग विचार सामने आता है तो संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती। जैसे ही इनसे अलग कोई और नया विचार निकल कर आता है बच्चों, तो उससे क्या पता चलता है कि संस्कृति के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने आश्चर्यजनक रूप से विस्तार किया है। अभी आप देख रहे हो बच्चों, इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसी जैसी सोशल मीडिया का प्रयोग होने लगा, आप देखते हो इंटरनेट का प्रयोग होने लगा, आपने मोबाइल का प्रयोग होने लगा, लैपटॉप का प्रयोग होने लगा, जैसी जैसी चीज़ें हमारे कल्चर में जुड़ी, हमारे नेचर में जुड़ी, हमारे व्यवहार में जुड़ी, इनके आने से हमारी संस्कृति के अंदर भी क्या हुआ, आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ। और सोशल मीडिया ने वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से इसे विस्तार किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रचार तंत्र के विकासात्मक या क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? हाँ बिल्कुल, हम सोच सकते हैं बच्चों। व्यक्ति तथा समाज के बीच में पारंपरिक क्रियाएं जिससे हमें आरंभ की सामाजिकरण की संकल्पना है, इसी बिंदु पर पुनः वापसी करते हुए उसका अध्ययन करते हैं। कहते हैं बच्चों कि जो समाजीकरण की जो एक करने के रूप में जो काम किया गया, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अब इस अगले बिंदु में हम अभी पढ़ते हैं, वो क्या उसका अध्ययन करते हैं। समाजीकरण क्या है? अनुरूपता, संघर्ष और व्यक्तित्व का निर्माण, इन 4 टॉपिक को बात करते हैं बच्चों। क्या है? एक शिशु, पढ़िए बड़े ध्यान से बच्चों, क्या है? एक शिशु सामाजिक व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शिशु कौन होता है बच्चों? छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ हो। जैसी जैसी वह बड़ा होता है जाता है, केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं, अच्छे अथवा बुरे बर्ताव, संबंधों तथा संपर्क के बारे में जानने लग जाता है। जैसे जैसे संसार के अंदर आता है, भौतिक संसार कौन सा जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जैसे जैसे वो आ जाता है, आने के बाद उसे अच्छे का पता लगने लग जाता है, अच्छी क्या चीज़ है, बुरे के बारे में पता लग जाता है, क्या बुरा बर्ताव क्या होता है, संबंधों के बारे में पता लग जाता है, माता पिता मेरे कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, चाची कौन है, चाचा कौन है, सारे संबंधों के बारे में पता लग जाता है। और ये सारी चीज़ें संपर्क के बारे में जानने लग जाता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से वह जानता है कि किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी तथा किस प्रकार के व्यवहार की अनुमति उसे दी जा सकती है। वो सब बातों को इस व्यवहार के अंदर आकर, समाज के अंदर आकर सारी बातों को सीखने लग जाता है। सामाजिकरण की इसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिकरण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है बच्चों? कि जब एक बच्चा समाज के अंदर आकर समाज की सारी चीज़ों को, अच्छी बुरी चीज़ों को एक रूप में समझने का प्रयास करने लग जाए, समझो वो सामाजिकरण के रूप में धरने लगा है या सामाजिकरण का रूप उसका हो गया, जिसके माध्यम से एक असहाय शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है तथा आत्म जागरूक होता जाता है, यानी अपने अंदर भी अपनी जानकारी प्राप्त करने लग जाता है। वह उस समाज की संस्कृति के बारे में जानने लग जाता है जिसमें वह या जिसमें उसने जन्म लिया है। जिस भी परिवार में, जिस भी समाज के अंदर उसने जन्म लिया है, उसकी सारी संस्कृति को जान लेता है, उसके सारे व्यवहार को जान लेता है, उसकी कलाओं को जान लेता है, उसके सारे नेचर को जान लेता है, साथ में वो अपने अंदर उन चीज़ों को ढालने लग जाता है और उस ढालने के बाद उन सारी क्रिया को जान लेता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है। अब क्या चलते हैं बच्चों, ये था सामाजिकरण। अब क्या बात करते हैं? अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब होता है किसी का रूप, किसी के, मान लीजिए किसी का रूप, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसका रूप
कहते हैं मिदानपुर के भेड़िए के बच्चे की कहानी बहुत प्रचलित है। ये कहानी आप बच्चों सुनी होगी। कब की है ये? 1920 में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गईं। 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गईं। कैसे? देखिए, वह पशुओं की तरह चारों पैरों पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़िए की तरह चिल्लाती थी तथा कोई भी भाषा नहीं जानती थी। ऐसी घटना के बारे में जानकारियां विश्व में अन्य भागों में भी मिलती रही हैं। अनुरूपता का मतलब क्या कहा इसमें कि जो 2 साल की जो बच्चियां थी, जो उन भेड़ियों के साथ रहती थी, उन भेड़ियों की गुफा में रहती थी, वो उनके अनुरूप हो गई। कैसे? उनके साथ रहना, उनके साथ उसी तरीके से चलना। अगर वो मनुष्य के साथ रहती तो मनुष्य की जैसी उनकी हरकतें शुरू हो जाती, उनकी जैसी आदतें उनके अंदर पड़ जाती, उनकी जैसी संस्कृति उनके अंदर ढल जाती। पर कैसे हुआ? वो पशुओं के साथ रहती थी, जानवरों के साथ रहती थी, और वो चारों पैरों पर चलती थी, कच्चा मांस भी खाती थी, भेड़िए की तरह चिल्लाती थी। इसलिए वो कोई भाषा भी नहीं जानती थी, क्योंकि भेड़िए भी कोई भाषा नहीं बोलते थे। व्यक्तियों के व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मानदंडों के अनुरूप तथा मानदंडों के विपरीत। यानी एक तो होते हैं जो एक नियम बना देते हैं, उसके अनुरूप होते हैं। एक नियम होते हैं जिनके उनके विपरीत होते हैं। ठीक है। पहली स्थिति को अनुरूपता तथा दूसरी स्थिति को विसामान्यता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। दोनों ही स्थितियां समाज सापेक्ष होती हैं, यानी मनुष्य के समाज के अनुरूप ही होती हैं। हेरी एम जॉनसन के अनुसार अनुरूपता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मानदंडों की ओर उन्मुख करती है, यानी उसकी तरफ प्रभावित करती है, और वह सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत स्वीकृत व्यवहार है, यानी उसके अनुसार ही लोग अपना व्यवहार करते हैं। वस्तुतः अनुरूपता एक व्यवहार है जो समाज के प्रचलित नियमों के अनुरूप होता है। जो समाज ने नियम बना दिए उसके अनुरूप जो अपना आचरण या व्यवहार करता है। जिस आचरण को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है उसे अनुरूपता नहीं कहा जा सकता है। ऐसे व्यवहार को, ऐसे आचरण को जिससे सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उसे क्या है? अनुरूपता नहीं कहेंगे। अनुरूपता का अर्थ क्या बच्चों? आपके इसमें क्वेश्चन भी आ रहा होगा। अनुरूपता किसे कहते हैं? कहते हैं सामाजिक मापदंडों के अनुरूप व्यवहार। सामाजिक मापदंडों का अनुरूप जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरूपता कहते हैं। यह एक सापेक्ष अवधारणा है। किसी समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता जिससे कभी कोई मानदंड तोड़ा ना हो, किंतु सभी तोड़े गए मानदंडों की विचलन भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कहते हैं समाज कुछ मानदंडों को लेकर उदार रहता है, यानी दया भाव दिखाता है, तो उसके तोड़े जाने पर कठोर प्रक्रिया नहीं दिखती। यानी कुछ ऐसे समाज के अंदर कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको देखकर उन पर कठोरता से नियम लागू नहीं किए जाते हैं, फिर भी उस पर थोड़ी सी दया भाव दिखाई जाती है। मार्टन के अनुरूप क्या होता है? अनुरूपता वह अवधारणा है जिसमें व्यक्ति स्थापित संस्कृति संसाधनों से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए वो क्या कहते हैं कि जो सांस्कृतिक साधन है या सामाजिक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जब व्यक्ति अपने आप को उसमें डालता है वो उसे अनुरूपता मानते। कौन? मार्टन। किंतु जब व्यक्ति सांस्कृतिक मानदंडों के विपरीत जाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे विचलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विचलन का मतलब होता है विचल जाता है वो। वस्तुतः सभी समाज में अनुरूपता तथा विचलन साथ साथ चलते हैं। किसी क्रिया को अनुरूपता तब कहा जाएगा जब वह क्रिया क्या होगी? उसके अनुरूप होगी। यानी कोई भी काम किसी के अनुरूप होगा, यानी सही होगा तो अनुरूपता कहलाएगी, गलत होगा तो क्या होगा? वो विचलन कहलाएगा। कहते हैं सामाजिक मानदंडों का अनुरूप होना चाहिए या समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार की परिधि में ही आती हो। इससे कहते हैं कि अनुरूपता तब कहा जाएगा जब कैसे? सामाजिक मानदंडों का अनुरूप हो या समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार की परिधि में आता हो। यानी वो कि जो किसी कहते हैं कि जो व्यवहार किसी को पसंद ना हो उससे अलग, मतलब ऐसा व्यवहार जो सबको पसंद आए, एक वो व्यवहार जिसको पसंद ना आए। ऐसे व्यवहार से दूर रहने पर ही अनुरूपता का भाव दिखने को मिलेगा। हेरी एम जॉनसन ने सामाजिक अनुरूपता के कई कारण बताए। कैसा? सामाजिकरण है, मानदंड पदक्रम है, विचारधारा है, और सामाजिक दंड है, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तिगत हित भी है। इन सारी परिस्थिति के माध्यम से, इन सारे कारणों के माध्यम से अनुरूपता को बताया। विचारधारा व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति के व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा समाज के अंदर, उसे दंड किस प्रकार का देना चाहिए, सामाजिकरण को किस समाज में रहेगा, कैसे सीख लेता है,
सामाजिक दंड कैसे, समाज के अंदर उसे रहकर दंड कैसे दिए जाना चाहिए, फिर समाज को उस पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए लास्ट में कि जो छठा पॉइंट कहते हैं कि उसका इसमें अपना कितना लाभ भी है। इन सारी बातों को देखते हुए इसमें कह रहे हैं ठीक है। अब देखिए आता है संघर्ष। क्या नाम आया बच्चों? संघर्ष। पहले अनुरूपता था, अब क्या है? संघर्ष। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मतलब कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। संघर्ष का अर्थ दो व्यक्तियों अथवा दो समूह के बीच किसी वस्तु को लेकर कोशिश भी हो सकती है, यानी एक चीज, एक वस्तु है, उसके लिए दो व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं और फिर कोशिश करने के नाम को भी इन्होंने संघर्ष का रूप दिया है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है, इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। आप भी जानते हो अगर संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष के द्वारा व्यक्ति को समाजीकरण होता है, यानी जब संघर्ष करता है व्यक्ति तो समाज में जुड़ने का प्रयास भी करता है। वस्तुतः संघर्ष समाज का आवश्यक तत्व भी है और सभी प्रकार के समाज को ऐसा करना होता है। संघर्ष समाज जीवन का अंग है। समाज में जिस प्रकार सहयोग अनिवार्य है उसी प्रकार हितों तथा विचारों में भी विरोधाभास भी स्वाभाविक है। यानी आप भी जानते हैं जैसे सहयोग की भावना होती है, ऐसी विचारों की विरोधाभास भी होता है। विरोधाभास का मतलब किसी बात को बहुत सारे नहीं मानते। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार कहते हैं संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विरोधियों के विरुद्ध सीधे हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग भी करता है। अगर हम कहें गिलिन ने क्या कहा है इसमें कि वो इस बात को कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अगर उनके अंदर सीधी हिंसा या हिंसा की धमकी ऐसा का प्रयोग भी किया जाता है, वो भी क्या है? संघर्ष है। अगर आप संघर्ष का नाम सुनते हैं बच्चों, वो क्या होता है? झगड़ा। वैसे आपने सुना है झगड़ा, पर अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो उसमें झगड़े का नाम वो नहीं ले रहे, झगड़े की बात वो नहीं कर रहे हैं। दो पक्षों या व्यक्तित्व के होने का होना अनिवार्य होता है इसमें। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। इनमें दो व्यक्ति या दो पक्षों का होना क्या है इसमें? अनिवार्य है। जैसे यह व्यक्तित्व होता है, इसमें हिंसा की भावना अनिवार्य होती है, यानी जो हिंसा उसमें अवश्य होती है। इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम, नैतिक और साधन इत्यादि की परवाह नहीं करता है। इसमें कोई नियम कानून की बात वो नहीं सामने रखता। अगर किसी का झगड़ा हो जाता है या संघर्ष हो जाता है, संघर्ष में निरंतरता का अभाव होता है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, जिसको हम बदल नहीं सकते आसानी से। इसमें दूसरे पक्ष को सीमित और नियंत्रित तथा समाप्त करने का लक्ष्य होता है। ये एक चेतन प्रक्रिया भी है। संघर्ष के प्रकार कितने होते हैं? व्यक्तिगत भी होता है संघर्ष, वर्ग संघर्ष भी होता है। आपने देखा होगा दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। प्रजातियों का, जातियों का संघर्ष भी देखने को मिलता है। दलगत भी होता है, दल बदल, जैसे व्यक्ति नेता, इसमें अगर राजनीति की बात करते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। जाति संघर्ष आपको देखने को मिलता है, आपस में एक दूसरे जाति से हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो सीमा पर आप एक दूसरे देश से देखने का काम आप देखते रहते हैं, इस प्रकार का संघर्ष होता रहता है। इस प्रकार से इनमें संघर्ष के प्रकार 6 बताए हैं। 6 प्रकार के बारे में बच्चों, व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में आप जानते हो, पर्सनल भी होता है, बहुत सारे को झगड़े हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष आपने देखने को मिलता है, इस वर्ग का व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति है, ऐसे संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। अब क्या है, और इसमें एक नीचे यह भी जानिए क्या कह रहे हैं, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर होता है। संघर्ष में जहाँ निरंतरता नहीं होती वहीं प्रतिस्पर्धा में निरंतरता होती है। निरंतर मतलब कंटिन्यू होती है, वो चलता रहता है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अहिंसक होती है, इसमें अहिंसा की बात की गई है, जबकि संघर्ष हिंसा आधारित होता है। संघर्ष में नियमों का पालन नहीं होता, जबकि प्रतिस्पर्धा में नियम आधारित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में भी आपने संघर्ष और प्रतिस्पर्धा जैसा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सनैलिटी कहें, व्यक्तित्व कहें। ठीक है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग सामान्य बोलचाल सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, यानी कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार की बातें हैं, उसकी व्यक्ति के बारे में अक्सर बोली जाती हैं और ये प्रयोग में अत्यधिक लाया जाता है। प्रत्येक समाज अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग रहता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का भिन्न भिन्न दृष्टि से निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। उसका कहते हैं, अगर व्यक्तित्व को दूसरा कहें और पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आने वाला है अगला आगे लाइन में, कहते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा जटिल है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द पर्सनैलिटी शब्द का अनुवाद है, पर्सनैलिटी का अनुवाद है, जो लैटिन से पर्सन अर्थात वेशभूषा के रूप में जाना जाता है। या अगर मैं बात कहूँ फैशन यानी पर्सन और व्यक्ति की जो वेशभूषा है उससे पता चल जाता है व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहन रखे, किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से उसके कपड़े, सारी चीज़ें वेशभूषा के माध्यम से पता चल जाता है व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसी है। आगे यह व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों को माप हो गया है, गुणों का मापक हो गया है। इसमें केवल व्यक्ति की पोशाक ही नहीं, व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, आदत, रुचियों, दृष्टिकोण, चरित्र इत्यादि के आंतरिक पक्षों को भी दर्शाया जाता है।
अगर हम बात करें, इसमें केवल अब वेशभूषा पे ही बात नहीं की जाती है, इसमें उसकी बुद्धि की भी बात की जाती है, उसकी योग्यता की बात भी की जाती है, उसकी आदतों की बात भी की जाती है, उसकी रुचियों की बात भी की जाती है, और उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो कैसा सोचता है, इसके बारे में बात की जाती है। और लास्ट में बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, यानी उसके चरित्र के बारे में भी इसमें जानकारी ली जाती है। ऑल पॉट के अनुसार व्यक्ति के भीतर उन मनदेही गुणों की गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजन का निर्माण करते हैं। मार्टिन प्रिंस के अनुसार क्या है, व्यक्ति समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का प्रयोग है। इस प्रकार एक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का समावेश होता है। व्यक्ति के व्यवहार में जो कुछ भी प्रकट होता है वह सब उसके व्यक्तित्व का ही परिणाम होता है। ये दोनों क्या कहते हैं बच्चों, ये जो व्यक्तित्व होता है, जो ये पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति के गुणात्मक होती है, मन से निकलने वाला व्यवहार होता है, उसके जीवन के अंदर एक अच्छा प्रयोग में आने वाला एक कहें तो एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सामने वाले को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक भी हैं, वो एक वंशा अनुक्रमण है और तथा पर्यावरण भी है। एक ऐसा है जो वंश के जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है उसके अधीन भी होता है, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से उसकी पर्सनैलिटी में देखने को प्रभाव मिलता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास के लिए अनुवांशिक को अधिक महत्व दिया जाता है। अनुवांशिक पिता के माध्यम से जो उसके गुण हैं उनको भी इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वंश परंपरा एवं उसकी विशेषताओं का प्रभाव व्यक्तित्व पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। पर्यावरण का व्यक्ति निर्माण असर देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले भालू मैदानी भागों में नहीं रह सकते, ये आप देखने को मिलता है। ठीक है, पर्यावरण यह भी यहाँ तक मानते हैं कि व्यक्ति केवल अपने पर्यावरण में ही उपज होता है। विद्वानों का मानना है कि पर्यावरण व्यक्ति की को अनुरूपों से प्रभावित करता है, अनेक रूपों से क्या करता है, उसमें प्रभावित करता है। पर्यावरण कैसे करता है, देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण मुख्य रूप से कुछ शील गुणों की समग्रता द्वारा होता है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, जिनमें मुख्य विशेषताएं निम्न हैं, जैसे मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिकता है और दृढ़ता है। ये चारों क्या हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर उसके जो अच्छे गुणों की जो व्याख्यान किया जाता है। उसकी मानसिकता, वो कैसा सोचता है, समाज के अंदर किस प्रकार से वो रहता है, शारीरिक ढांचा उसका कैसा है और वो किसी भी कार्य को करने में कितना दृढ़ रहता है। व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक मानसिक तत्वों को 3 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, मानसिक जो तत्व उनके बारे में कहते हैं, स्वभाव होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि और संकल्पना की शक्ति इसके अंदर होनी चाहिए। शारीरिक गुण तथा तत्वों के व्यक्ति के निर्माण में विशेष योगदान होता है। व्यक्तित्व निर्माण करने वाले शारीरिक तत्वों में शरीर की आकृति, लंबाई, गठन, वाणी, भाव, भंगिमा इत्यादि महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति अनुकूल होती है। सामाजिकता को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति को व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार का होता है। सामाजिकता की मात्रा तथा स्वरूप भी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व की दृढ़ता का गुण अनिवार्य है। दृढ़ता का आश्रय उस व्यक्ति संबंधी गुणों के प्रति स्थिर रहना है, मैंने कहा दृढ़ रहना है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों में दृढ़ता रहने पर ही व्यक्तित्व में स्थायित्व आता है, यानी वो चीज़ स्थापित होती है। इस प्रकार से इन चारों गुणों का, चारों जो इनके शील गुण हैं, इनके बारे में, इनकी जो मुख्य विशेषताओं के बारे में कहा व्यक्तित्व की, इनके माध्यम से व्यक्ति का निर्माण और अच्छा हो जाता है। उसका शारीरिक निर्माण होता है, उसका मानसिक निर्माण होता है, उसका सामाजिक निर्माण होता है। इस प्रकार से उसकी व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण बन जाता है, उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी सामने निकल कर आती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में आपको पुनः से एक बार पढ़ा रहा हूँ कि संस्कृति क्या है। सामाजिक अनुशासित पक्ष है, इसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति मानव व्यवहार का वह पक्ष है जिसमें व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में सीखता है तथा आगे की पीढ़ियों को विभिन्न रूपों में हस्तांतरित या देता है, फिर कहते हैं या सौंपता है, ये भी कह सकते हैं। संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान, कहते हैं संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान क्या है, कह रहे हैं सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा, अन्य क्षमताएं तथा आदतों का स्थान दिया जाता है जो मनुष्य की सामाजिकरण के विशेष पहलू हैं। समाज और सामाजिक संबंधों का जाल है, यह आप पीछे से पढ़ते भी आ रहे हैं। सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण का सहयोग देता है। मनुष्य के व्यक्तित्व तथा मानसिक अवधारणाओं को निर्माण में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद क्या कहते हैं, सामान्य परिस्थिति में सामाजिकरण लोगों को कभी भी अनुरूपता तक ला सकता है। इसमें सामाजिकरण परिवार,
विद्यालय, परिवहन इत्यादि अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार से इस वाले चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा था, इस चैप्टर में पूरी बातें मैंने आपको पढ़ा दी कि संस्कृतिकरण क्या है, सामाजिकरण क्या है और मानदंड क्या है। जितने भी इसकी विस्तारित बातें हैं वो सारी पढ़ा चुका हूँ। अब संस्कृति क्या है, सामाजिकरण की भूमिकाएं क्या है, इस प्रकार से सारी बातें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।